नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में हर दिन हम कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत और समाज में जो कुछ हो रहा है आप सबके साथ साझा करें। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जितनी तेजी से अपने विस्तार के प्रयास कर रही है, सत्तारूढ़ दल की चिंता तो बढ़ा ही रही है। लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए के नारे ने अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर यानी इंडिया गठबंधन को जितनी बड़ी सफलता दिलाई थी, अखिलेश यादव अब उससे 2 कदम आगे और बढ़ना चाहते हैं। इसलिए अब वो तमाम जातियों के साथ मिलकर अलग अलग बैठकें करके जिस तरह से पुरातन जो अलग अलग जातियों के जो बड़े चेहरे हैं उनकी मूर्तियां स्थापित करने का, उनकी मूर्तियां गोमती के किनारे लगाने का जो ऐलान कर रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में अब वो हर जाति समाज में अपनी पैठ बढ़ाने के यानी पीडीए के नारे से कहीं आगे के प्रयासों में जुट गए हैं। अखिलेश यादव को इन प्रयासों में कितनी सफलता मिलेगी, ये भविष्य के गर्भ में है। कितनी जातियां उनके साथ जाएंगी, लेकिन जहां जहां वो जाएंगे कहीं न कहीं अपनी पहुंच, अपनी दस्तक जरूर देंगे। हर जाति समाज के लोगों से मिलकर अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के विस्तार का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश की सियासत में उसके क्या संदेश है, क्या मायने हैं, क्या असर है, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी के, धर्मेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, नावेश शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, पहले आप ही बताइए, नेताजी आपके किस तरह से तमाम जातियों को साधने में जो जुटे हुए हैं, मूर्तियां लगाने से, महाराणा प्रताप की मूर्ति और तमाम जो जिन जिन जातियों के बीच आप जा रहे हैं, उनके उन चेहरों की याद में, उन चेहरों को याद करते हुए उनकी मूर्तियां स्थापित करने का जो वादा कर रहे हैं नेताजी धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, उससे क्या हासिल होगा? नमस्कार मीना जी, आपको हमारे सभी पैनलिस्ट साथियों को और अभी दर्शकों को अपने। देखिए मीना जी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये किसी को साधने के लिए महापुरुषों के सम्मान की बात नहीं है। सच ये है कि जैसे महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम चल रहा था, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि एक इतना शानदार रिवर फ्रंट जो कि जिसकी बात करके नरेंद्र मोदी जी जो मॉडल देते थे, गुजरात मॉडल, साबरमती रिवर फ्रंट, और कमोबेश उससे बेहतर और उससे अगर कास्टिंग कैलकुलेशन किया जाए तो कम में बहुत शानदार रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया बहुत कम समय में। हालांकि उसका उस हिसाब से रखरखाव और जो होना चाहिए वो चीजें जो सरकार आई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो उनका यही है कि एक तो महापुरुष को लगाने से उनसे नौजवान प्रेरणा लेगा। उनकी जो महाराणा प्रताप की जो राष्ट्रभक्ति थी, जो अपने समाज के लिए, अपने देश के उन्होंने अपने व्यक्तिगत चीजों को पीछे रख करके जंगल में जाना, उन सारी चीजों को समय समय पर उनकी जयंती या कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक उनकी शिक्षाओं को पहुंचना, चाहे सुहेल देव जी की हो, चाहे उनकी हो, चाहे अन्य महापुरुषों को, एक तो ये उद्देश्य रहता है। दूसरा, कम से कम जो 8 किलोमीटर में शानदार लखनऊ के अंदर रिवर फ्रंट है, उसको उस महापुरुष के भी माध्यम से उसकी सुंदरता, भव्यता, दिव्यता बनी रहेगी और लोग स्वप्रेरित होकर के भी एक तरह से वॉलंटियर बेस पे भी वहां साफ सफाई रख रखाव में सहयोग करते रहेंगे। जो जिन लोगों की जिन श्रद्धा भक्ति अपने महापुरुषों के प्रति रहेगी, वो स्वाभाविक रूप से उनकी जयंती पर, उनके अन्य कार्यक्रमों पर पहुंचेंगे, साफ सफाई करेंगे, ध्यान रखेंगे। और एक जो भव्यता सुंदरता, दुनिया के तमाम देशों में जाइए, आप जाइए थेम्स नदी पर लंदन के अंदर देखिए, उन्होंने भी तमाम महापुरुषों के स्टैचू वहां लगा रखे हैं, समय समय पर वहां पर अपना कार्यक्रम करते हैं। तो ये भी उद्देश्य है। और हमारे आइकान है, तो कम से कम राजधानी के अंदर उससे बेहतर प्लेस नहीं हो सकता था, ऐसा हम लोगों का मानना है। जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, कैसा विचार है ये तमाम लोगों को? हालांकि धर्मेंद्र जी तो कह रहे हैं कि इसमें किसी भी जाति को साधने की कोशिश नहीं है। उनका पार्टी का ये वर्जन है, पार्टी का ये कहना है कि जातिगत समीकरण साधना समाजवादी पार्टी का मकसद नहीं है। मकसद है कि जो 8 किलोमीटर का गोमती रिवर फ्रंट है उसकी खूबसूरती बढ़ाना,
और उसकी मेंटेनेंस को मेंटेन करना, जो कि मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है। ये जो दो मकसद समाजवादी पार्टी बता रही है, इससे क्या आप देखती हैं पॉलिटिकल, इससे कोई गेन नजर आता है आपको डॉक्टर सुधा मिश्रा? मीना जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों की? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा। जी मीना जी, एक बार सवाल को रिपीट कर दीजिए, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं सुधा आ जी, रही। सुधा जी, सवाल ये है कि ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है अखिलेश यादव। देखिए मीना जी, आजकल सारे प्रश्न मात्र राजनीति के ही स्तर पे किए जाते हैं कि क्या इसमें राजनीति है। मैं नहीं मानती कि हर बात में राजनीति ढूंढने की जरूरत है। हो सकता है महापुरुषों का जिस तरह से इस देश में सम्मान नहीं किया जा रहा है, या जो जीवित है उनका सम्मान नहीं हो रहा है, तो शायद उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन चीजों की मांग की जा रही है। हर चीज में सिर्फ ये ढूंढना, क्योंकि ये लाइन होती है भाजपा की। भाजपा को लगता है कि जो वो कर रहे हैं मात्र वही राजधर्म है, मात्र वही राष्ट्र प्रेम है, बाकी अदर पार्टियां जो कुछ करती हैं वो राजनीति करती है। तो शायद इस देश में जो एक भावनात्मक रूप से संकुचन हो गया है कि राजनीतिक जो सत्ताधारी दल है वो जो करे वही मात्र राजनीति हो सकती है या कार्य हो सकता है, बाकी कोई कुछ करे तो वो राजनीति है या जनता को भरमाने का तरीका। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती। अगर अखिलेश यादव जी महापुरुषों के मूर्तियों की बात कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? हमारे देश में तो लोग महापुरुषों को बांट बांट के सत्ता में 10-11 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन काम पूछ लेंगे उनके जो नेता है, उनके जो कारनामे हैं, चाहे वो बलिया से हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, जाहिर सी बात है, क्या पता नैतिकता के स्तर पे भी पार्टियों को मजबूत होने की जरूरत हो। क्या पता अखिलेश जी चाहते हो कि इस देश में जितनी नैतिकता भंग की जा रही है भाजपा के द्वारा, उसको। डॉक्टर सुधा मिश्रा तकनीकी परेशानी से जूझ रही हैं, उनके यहाँ इंटरनेट का कुछ इशू लग रहा है। अंकुर सक्सेना आरएलडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस श्रीवास्तव जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हैं। अंकुर जी, मैं आपके पास पहले आ रही हूँ, उसके बाद नावेद जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि बहुत देर से नावेद जी इंतजार कर रहे हैं। मानस जी प्लीज, उसके बाद आपके पास आती हूँ। अंकुर सक्सेना जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को लगता है कि इसमें राजनीतिक रंग नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला तो निश्चित रूप से है। और सोशल इंजीनियरिंग का ये फॉर्मूला अगर है, तो क्या ये बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है? बीजेपी और सहयोगी घटक दलों के जो एनडीए के हैं। अंकुर जी, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। जी, आपको आवाज मिल रही है? जी देखिए, जहां तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों का ये कहना है कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो अगर मैं कहूं कि जिस पार्टी को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पार्टी के अनुसार ये वक्तव्य दे रहे हैं, तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। हाँ, हास्यास्पद जरूर है। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी के नेता कौन होता है? जो नेतृत्व करता है। और इनकी पार्टी के जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये 2017 के बाद से 12 के बाद से अभी तक एक भी चुनाव सरकार बनाने की हैसियत में नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि ये चीप पब्लिसिटी स्टंट का माध्यम है। क्यों? जब आप सत्ता में रहे, आपने अपनी सत्ता में महापुरुषों का कितना सम्मान किया था। सवाल है वर्तमान सत्तारूढ़ दल के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वर्तमान सत्तारूढ़ दल ने जाति, धर्म, संप्रदाय इनसे सबसे परे हट कर कार्य किया। अभी हाल ही में आप देखिए, लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे को महाराणा प्रताप चौराहा के नाम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आम जनमानस को सौंप दिया है। इसी तरीके से जो भी सरकार है, अब आप 10-90 चौराहे की बात कर ली, आप कह रहे हैं 10-90 चौराहे या रिवर फ्रंट जो है वो खूबसूरत नहीं है। आप कह रहे हैं, वास्तविकता आप देखिए ना कि आज की डेट में आप 10-90 चौराहे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको किस नाम से जाना जा रहा है? उसको लोगों ने एक हब के रूप में दे रहे हैं, जो इकोनॉमी में ग्रोथ भी कर रहा है। आप कह रहे हैं केवल मूर्ति निश्चित रूप से मूर्ति की अगर आप बात करेंगे, तो आप वही पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने प्रयागराज में अपने नेता की मूर्ति लगाई थी। उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं ये बात कही थी कि वहां पर हमारे
जो महापुरुष है उनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। वहां पे तो आप ही की पार्टी के नेताजी की मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। तब तो आप लोग कह रहे थे कि सबसे बड़े ओबीसी वर्ग के नेता वही हैं। उस समय आपको नेता नजर नहीं आए थे। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, ये चीप पब्लिसिटी अंकुश सक्सेना जी, जागे तभी सवेरा, नेताजी की मूर्ति लगा दी, कुछ महीने हुए हैं, अब आप दूसरे नेताओं की भी मूर्ति लगा रहे हैं। तो प्रयास कुल मिलाकर आपको, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के सहयोगी के रूप में आपको लगता है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक जो है कहीं न कहीं गणित है, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया इस वक्त इस घोषणा के साथ, इस ऐलान के साथ देख रहे हैं आप, उसमें नजर आ रही है। नाविद जी, वाकई में ये सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव लेकर आए हैं और अलग अलग जातियों से वो मिल रहे हैं, अलग अलग समाज के लोगों से मिलने के बाद बहुत सारे लोगों से आपकी बात भी होती होगी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को मिल रही है? कितना असर, कितनी गूंज, कितना इससे बीजेपी की नींद उड़ाने वाला ये काम, और कितनी ओबीसी में सेंध लगा पा रहे हैं इस वक्त अखिलेश यादव? देखिए, फिलहाल नींद उड़ाने जैसा तो कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक विपक्ष के बड़े नेता होने के नाते अखिलेश यादव लगातार अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी के बारे में तमाम आलोचक ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि जितने बड़े वो नेता हैं, जितनी बड़ी उनकी जिम्मेदारी है, उस हिसाब से उनकी सक्रियता जमीन पे नजर नहीं आती। लेकिन अब इस तरह की शिकायतें, इस तरह के आरोप कहीं ना कहीं साइडलाइन हो रहे हैं और अखिलेश यादव की सक्रियता तरह तरह से नजर आ रही है। और जिस बात का आप जिक्र कर रही हो वो भी इसी सक्रियता का हिस्सा है। ये भी एक सोशल इंजीनियरिंग जो खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा टूल समझा जाने लगा है कि हम जाति की भी राजनीति करें और फिर बाद में सोशल इंजीनियरिंग करके जो लोग छूटे हुए हैं उनको भी अपने साथ ले आए। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से मूर्ति की राजनीति करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे कोई बुराई नहीं। और राजनीति करने वाला आदमी राजनीतिक नजरिए से ही कोई भी काम करेगा, उसका राजनीतिक फायदा हो, जनहित में हो, जनता खुश हो, उसको वोट दे, सत्ता में जाने की उसके रास्ते खुले। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश खासतौर से जो जाति और धर्म का राज्य कहा जाता है, यहाँ महापुरुषों को लेकर भी बड़े लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों का अलग अलग तबके, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग जातियों के लोगों के अलग अलग महापुरुष हैं। हालांकि महापुरुष तो पूरे समाज के महापुरुष होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा मानते हैं, कुछ लोग कुछ कम मानते हैं। जैसे सावरकर जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े, विचारधारा से जुड़े बहुत लोग उनको मानते हैं और कुछ लोग उनमें आलोचनाएं भी करते हैं। गांधी जी को पूरा देश मानता है, लेकिन कुछ लोग उनकी कमियां भी निकालते हैं। इसके अलावा तमाम, देखिए अखिलेश यादव की यहाँ पर मंशा ये है कि जो उन्होंने सत्ता के दौरान, जब उनकी सत्ता थी, जो उन्होंने विकास से कार्य किए थे, उन कार्यों का भी प्रदर्शन हो, वो भी सामने आए। और उस प्रेमिसेस पर वो मूर्तियां लगाने का और इस तरीके के कार्यक्रमों का एक प्लान कर रहे हैं। और इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि पिछड़ों व दलितों के साथ में वो अपर कास्ट को भी नाराज करना नहीं चाहते हैं। इस तरीके से अक्सर देखा गया है कि ब्राह्मणों को भी अपने खेल। नाविद जी, नाराज करने या खुश करने से कहीं ज्यादा सत्ता हासिल करना मकसद है, और सत्ता हासिल करने के लिए मानस श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रही हूं मैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सत्ता में वापसी के लिए पर्याप्त नहीं है। अखिलेश यादव को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है? देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो ये आंकड़ा पर्याप्त है किसी भी सियासी दल के लिए कि वो सत्ता में पहुंच जाए, क्योंकि पिछड़ों की आबादी और दलितों की आबादी अगर जोड़ लिया तो ही सत्ता में आने के लिए पर्याप्त है। इसमें अल्पसंख्यक अगर नहीं भी जुड़ता है तो भी उतना वोट शेयर हो जाता है कि सरकार किसी की भी बन जाएगी। अब लेकिन सवाल इस बात का है कि ये सारा वोट बैंक एक साथ तो किसी पार्टी पे जाता नहीं। मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है उस पे भी अपने अलग अलग दावेदार हैं। कांग्रेस पार्टी भी उसकी प्रबल दावेदार है और समाजवादी पार्टी भी प्रबल दावेदार है। एक जमाने में मायावती के साथ भी बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा हुआ था। तो अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग हैं।
अब रही बात पिछड़ों की, तो पिछड़ों में भी अलग अलग वर्ग हैं। जैसे पिछड़ों में एक बड़ा वर्ग है कुर्मी बिरादरी का, जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी जो यादव वोट बैंक है, जो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है, अब उसमें भी सेंधमारी होने की कोशिशें हो रही हैं। बगल का ही प्रदेश है मध्य प्रदेश, मोहन यादव इसके सबसे बड़े उदाहरण है। तो लड़ाई इस बात की नहीं है कि खाली पीडीए कह देने भर से आपके पास सारा वोट बैंक आ जाएगा, पिछड़ा भी आ जाएगा, दलित भी आ जाएगा, अल्पसंख्यक आ जाएगा। बीजेपी का अपना अलग पीडीए का अलग फार्मूला है, उसमें अल्पसंख्यक जो है उसको माइनस कर दीजिए तो वो ए से अगला मान लेते हैं। कहते ठाकुर बनिया ब्राह्मण ये सब हमारे अपने हैं, ये तो हमारा कोर वोट बैंक है ही है। और पिछड़ों का चेहरा वो हमेशा से आगे करते रहे और बताते रहे कि हम पिछड़ों के सबसे बड़े हिमायती है। ये एक नई तरीके का प्रयोग हुआ जब उन्होंने दलितों के साथ भोजन करने की एक परंपरा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धोए, उनके पैर छुए। ये अलग तरीके का एक देखने को मिला। दलित वोट बैंक बड़ी संख्या में मायावती को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। अब मायावती भी इस बीच में अपना प्रयास कर ही रही है कि उनको लग रहा है कि जो जमीन उनकी खिसक गई है उसको वापस लाया जाए, क्योंकि हर पार्टी का अपना एक बेस वोट बैंक होता है। इस बात को सभी को समझना चाहिए और जो भी सियासी लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। दरअसल आपकी नींव, आपकी फाउंडेशन है, उस पे आप अपनी इमारत खड़ी करते हैं। तो आपकी फाउंडेशन क्या है? जैसे समाजवादी पार्टी की जो फाउंडेशन थी वो उसका यादव और पिछड़ा वोट बैंक जिसके साथ इंटैक्ट रहता था, उसके बाद वो उसमें दूसरी जातियों को समाहित करते थे। मायावती का जो बेस वोट बैंक था वो दलित था। तो एक बेस आपका तैयार हो गया, अब उस पे आपको इमारत खड़ी करनी है। तो मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला अपनाया। उनको लगा कि दलित वोट बैंक तो हमारे साथ जुड़ा है, हम जहां कहेंगे आंख बंद करके वोट देगा। उन्होंने बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया, तमाम नए ब्राह्मण चेहरे आए, पहली बार चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी। जीतने के बाद वो कैबिनेट की शोभा बढ़ाने लगे। अब आ जाइए बात मूर्तियों पर। तो इस उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा किसी सियासी दल ने मूर्तियां लगाई है, मूर्तियों की राजनीति की है, तो वो खुद मायावती हैं। आप देख सकती हैं उनका क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। मायावती से ज्यादा मूर्तियां किसने लगवाई, किसने इतने स्मारक बनवाए? सुप्रीम कोर्ट लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर करता रहा और हर बार उसके ऑर्डर को ओवर रूल करके एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता था किसी और नाम से। और पूरे 5 साल तक मायावती के सरकार में मशीनें थमी नहीं, धूल गर्दा उड़ती रही, स्मारक बनते रहे और वो लगातार मूर्तियों की राजनीति करती रही। हासिल क्या हुआ आखिर में? 10 साल से शून्य पे और 2012 के बाद से लगातार डाउनफॉल। तो खाली मूर्तियों और देखिए अब सियासत भी बहुत बदल चुकी है उत्तर प्रदेश में। कोई कुछ भी समीकरण बैठालता रहे, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं भावनात्मक तौर पर जो अपील करते हैं। दूसरी बात, एक सबसे अहम बात है जिसका पूरे देश में एक जो चेंज हुआ और उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। अब लोग हार्ड लाइनर को पसंद करने लगे। सॉफ्ट लाइन की बात कोई करता नहीं, जो कहते हैं ना सॉफ्ट हिंदुत्व, उदारवाद, ये सब किताबों में अच्छा लग रहा है। दरअसल जमीनी हकीकत पर इसका कोई वजूद अब बचा नहीं है। सॉफ्ट लाइन की राह पर चलते चलते कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई आपने देखा ना उत्तर प्रदेश में। 3 दशक का सूखा, क्योंकि उनको लगता था कि सारे वोट बैंक हमारे, हम किसी की तरफ हार्ड लाइनर नहीं बन के जाएंगे, हम कोई किसी कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो कौन उनका अपना रहा आप बताइए ना। जो एक समय में ब्राह्मण से लेकर ठाकुर बनिया अल्पसंख्यक, उससे बड़ा वोट बैंक था किसी का देश में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन धीरे धीरे खिसक गया क्योंकि लोग हार्ड लाइनर को पसंद करने लगे। जब से क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ वो दरअसल जातिवाद पर ही आधारित था। भाई जो बहुजन समाज पार्टी का जो जन्म हुआ और जन्म से लेकर के जो वो सत्ता तक पहुंची, उसमें आप उसका पूरा अगर आप सफर देखेंगे तो उसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि एक जात को लेकर के वो लोग आगे बढ़े। तो हार्ड लाइनर आपको बनना पड़ेगा, हार्ड लाइन लेके चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, कटोगे बटोगे मरोगे, तो वो उसका अपना एक एजेंडा है और वो उस 80% वोट बैंक को खुश करती है। ये अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है कि कटोगे बटोगे, एक है सेफ है, जैसे अगर नारे इनको अगर जनता पसंद करती रहेगी तो आपका पीडीए का फार्मूला कैसे काम करेगा? क्योंकि वो तो एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे हिंदुओं को एक साथ जमा करने की बात कर रहे हैं ना। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। खाली कह देने से, कोई टैगलाइन दे देने से राजनीति नहीं होगी कि आपने कोई नारा दिया। और एक बता दूं मैं आपको एक बात और, वो जमाना भी चला गया जब किसी एक नारे पे सरकारें बदल जाया करती थी। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान,
इस तरीके के नारे अब लोगों को बहुत अपील नहीं करते हैं। दृष्टि अटल पर, वोट कमल पर, इस तरीके के नारे अब लोगों को अपील नहीं करते हैं। बहुत ये भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे उसके कारण है मानस श्रीवास्तव जी। जिस तरह से आपने कहा कि हार्ड लाइनर बीजेपी, लेकिन वो भी कह रही है कि मतलब ईद के नाम पर जिस तरह से सॉफ्ट लाइन, मतलब एक समाज विशेष को साथ लेने का प्रयास किया, उसी तरह से बीजेपी भी दलित के बीच में आदिवासी और तमाम प्रयासों के साथ। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव अकेले ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल को ये मालूम है कि किसी भी एक समाज या जाति के बिना या जाति के साथ वो चल नहीं सकता। इसलिए हार्ड लाइनर की जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उसके बाद भी बीजेपी अगर बाकी समाजों को, लोगों को साथ लेने के प्रयास में जुटी है, यानी कि कितना बड़ा चैलेंज है ये एहसास तो बीजेपी को भी है। और जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे थे मानस जी, कि इस वक्त अखिलेश यादव के सामने किला ढाना उस बीजेपी का जो बहुत बड़ा हार्ड लाइनर है, तो इस वक्त जो प्रयास अखिलेश यादव थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से जुटाने की कोशिशों में जुटे हैं, वो मददगार होगा। देखिए, ये बड़ा दूर का सवाल है, क्योंकि जब चुनाव जब आता है तो उस वक्त देखिए चीजें बहुत तेजी से बदलती है। जैसे आप 2024 का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडिया गठबंधन बना, जिस व्यक्ति ने इस इंडिया गठबंधन की नींव रखी वो जाके कहां बैठा? भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है ना? इंडिया गठबंधन अपने वजूद के लिए लड़ता रहा। घोसी का उपचुनाव हुआ, किस तरीके की तलवारें खींची समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, गूंज कहां तक सुनाई पड़ी? मध्य प्रदेश तक। कौन? अखिलेश वखिलेश। लास्ट मोमेंट पे एकदम से नैरेटिव बदलता है या सेट किया जाता है। एक चूक हुई भारतीय जनता पार्टी से, 400 पार। क्यों चाहिए? फैजाबाद से, अयोध्या से किसी ने कह दिया, उनके निवर्तमान उस वक्त के सांसद जो थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक हार्ड लाइनर एक बयान आया कि अगर सरकार आई आरक्षण खत्म हो जाएगा आपका। दलित विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। नतीजा क्या हुआ? 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर आप नजीर मान लीजिए, तो मायावती की अपील के बाद भी दलितों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया। अखिलेश यादव 5 के 5 पे रह गए। लेकिन अखिलेश यादव के कहने पर वोट ट्रांसफर हुआ, मायावती 0 से 10 पे पहुंच गई। तो ये जो है, जो पोल होता है, जब आप पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं, दरअसल भावनाएं उस वक्त तक आपकी काम करती रहती हैं। आप कितना भी माहौल बना लीजिए, अचानक से कोई एक मुद्दा खड़ा हो जाएगा और वो उस मुद्दे की हवा में बाकी सारी चीजें बह के चली जाती हैं। जातिगत राजनीति इस उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। अगर ये सच्चाई ना होती तो सियासी दल जब अपना सूची बनाते हैं तो उसमें ये नहीं बताते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो सब किसी की काबिलियत कितनी, किस जात की कितनी भागीदारी है, कहाँ पे क्या समीकरण बैठ रहा है, उस हिसाब से ही दिया जाता है। यही तो अभी कड़वी तो सच्चाई, अखिलेश यही कड़वी अखिलेश के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। अभी आप अखिलेश के सामने चुनौती कम नहीं है, क्योंकि आप यकीन मानिएगा कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में देखा ना, कटोगे तो बटोगे के नारे की गूंज कहां तक दिखाई पड़ी? महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में जाकर के पोस्टर लगे योगी आदित्यनाथ जी के बयान के, मुख्यमंत्री के बयान के पोस्टर कहां? महाराष्ट्र तक दिखाई पड़े आपको। तो अभी आप देखिएगा कि जब ये चुनाव का उत्तर प्रदेश में वक्त आएगा, चीजें बहुत बदल जाएंगी। कहाँ पीडीए होगा, कहाँ डीपीए होगा, कहां पर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होगा, कहां पर पिछड़ा दलित अगड़ा होगा, उसमें मायावती किस तरीके से, बीच में उनकी क्या भूमिका होगी, ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। धीरे धीरे चीजें साफ होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोग अपनी तरफ से प्रयास करते, सियासी दल, अखिलेश यादव भी प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये जो लड़ाई है, इसको 2 भागों में आप विभक्त कर दीजिए। एक तरफ ऐसी जातियों को जोड़ करके एक ऐसा कुनबा खड़े करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, जहां पर वो एक बड़ा वोट बैंक खड़ा कर सके। कुछ हिस्सा दलित का आ गया, कुछ पिछड़ों का आ गया, कुछ अल्पसंख्यक का आ गया, कुछ अगड़ों का भी उसमें आ गया। कुछ वैचारिक तौर पर भी लोग पार्टी की तरफ शिफ्ट होते, जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। जाहिर सी बात है वो कभी बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, वो भले किसी भी कास्ट के हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के इस हार से सबक लिया और वो कट्टर हिंदुत्व की अपनी लाइन पे बिल्कुल मजबूती से लड़ती हुई नजर आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव होगा और आप देखिएगा उस वक्त
उस वक्त फिर मैं डिबेट में जुड़ूंगा आपके साथ, और उस बात आप देखिएगा कि किस तरीके की हार्ड लाइन आपको उस चुनाव में नजर आएगी कैंपेन के दौरान। निश्चित रूप से इसमें तो कोई दो राय नहीं कि किसी भी चुनाव में, चाहे आम चुनाव हो, देश का या राज्यों के चुनाव हो, लास्ट मोमेंट में जो आखिरी समय में जो लहर बनती है, जो माहौल बनता है, उसमें कोई कौन सा मुद्दा हावी हो जाए ये मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद भी अगर बीजेपी ने ये सिखा दिया है सबको कि तैयारी तो आपको चुनावों की हर महीने, हर साल, हर सप्ताह, हर दिन करनी होगी, तो अखिलेश यादव उसी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब अखिलेश यादव को ये सारी चुनौतियां जो मानस जी, अखिलेश यादव के पास भी निश्चित रूप से युवा हैं और पूरी टीम है, तो ऐसा नहीं है कि उनको इल्म नहीं होगा इस बात का कि उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना है वो किस किस रूप में सामने आएंगी। तो सवाल यही है धर्मेंद्र कुमार सिंह जी कि उन तमाम चुनौतियों से दो चार होने की तैयारियों में ही ये जातिगत लोगों से, अलग अलग समाज के लोगों से निरंतर मिलने का प्रयास जो है वो उसका हिस्सा है। देखिए डॉक्टर मीना जी, हमारे पास, हमें गर्व है कि हमारे पास नौजवानों की जो शक्ति है वो किसी भी राजनीतिक दल से ज्यादा मजबूत, अच्छे वर्कर हैं जो बूथ स्तर तक सीधे जनता से जुड़े रहते हैं। मानस जी हार्ड लाइनर जो शब्द प्रयोग कर रहे थे, हमारी लड़ाई तो इसी की है। हम चाहते हैं कि बंधुत्व बना रहे, समाज में एकता रहे। राष्ट्र में हार्ड लाइन से ही तो देश में दिक्कत है, बंटवारे की समस्या से ही। तो उसी के खिलाफ है, वही चीज सीधे जनता के बीच में रहे कि जो चुनाव के दौरान इस तरह का बयान देकर के ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उससे जनता जागरूक रहे। और इसको लेकर के हम लोग 24 के चुनाव में कामयाब भी रहे, आगे भी रहेंगे, प्रयास यही है और लगातार इसी तरह प्रयास। दूसरी बात, अंकुर जी अंकुर जी कुछ सवाल उठा रहे थे। अरे अंकुर जी को यह मालूम होना चाहिए, जिस महाराणा प्रताप की मूर्ति के उद्घाटन में योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, वो एक सामाजिक संस्था ने उसका निर्माण कराया, जो राणा प्रताप जयंती मनाती आ रही पिछले कुछ सालों से। उसमें जा करके क्रेडिट लेना अलग बात है, लेकिन अगर भाव होता तो सरकार, मुख्यमंत्री है, वो करके जाते। दूसरी बात आपने देखी, आजादी के नायक भारत रत्न जयप्रकाश नारायण जी जो कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनके नाम पर इतना बढ़िया जयप्रकाश नारायण JPNIC बना हुआ है। उसकी क्या दशा इन्होंने की, महापुरुषों में तो ये लगातार इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी खोजती रहती है। हाँ, कंस्ट्रक्टिव काम कोई कर नहीं सकते हैं, उंगली उठाना सगल हो गया है। सच ये है कि समाज के हर वर्गों को, और महापुरुष हमारा मानना है किसी एक जात का नहीं होता। ये हो सकता है कि मानने वाले लोग किसको, उनको कितना कट्टरता से कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं जो नावेद जी कह रहे थे उससे सहमत है, लेकिन महापुरुष देश की धरोहर है, समाज की धरोहर है, विचारधारा के संवाहक है। तो उनके जो कृत्य है उनको जनता तक पहुंचना, नौजवानों को प्रेरणा देना, ये उद्देश्य है। और साथ साथ डेवलपमेंट, तो हम जो काम करके गए वो तो पूरा लखनऊ और पूरा प्रदेश दिख रहा है। दूसरी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मुझे एक चैनल पे, एक कार्यक्रम में जाना है, तो मैं आपसे आज इजाजत लूंगा, मैंने बताया था पहले, तो नेक्स्ट टाइम एक्सक्यूज मी। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र कुमार सिंह जी। अंकुर सक्सेना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर सुधा मिश्रा आपके पास आऊंगे। अंकुर जी। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय बोले, और चूंकि उन्हें कहीं जाना था या क्या स्थिति थी मुझे नहीं पता, निकल लिए जिसको कहा जाता है डिबेट से। सबसे बड़ी जी, सबसे बड़ी बात यह है, जिन महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर इनने उदाहरण दिया, तो उन्हीं माननीय महाराणा प्रताप जी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद ने अभी बहुत सालों नहीं गुजरे हैं, अभी कुछ ही सप्ताह पहले सदन में क्या बोला था, संसद में क्या बोला था, उनको लेकर जो शब्दों का प्रयोग किया, मैं आपके सम्मानित चैनल पर उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं कर सकता हूँ। तो उस समय आपका दोहरा चाल, दोहरा चरित्र है। आप एक तरफ मूर्ति 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 लगाने के नाम पर केवल आम जनमानस की भावनाओं से खेलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के नेता, वो तो सबको पता है कि पार्टी के नेता तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव भी है, तो वो उन सांसद महोदय के समर्थन में खड़े थे जिनने महाराणा प्रताप जी का अपमान किया था, और आज उन्हीं की पार्टी के प्रतिनिधि महोदय, प्रवक्ता महोदय चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हम महाराणा प्रताप के सबसे बड़े अनुयायी हैं। तो ये दोहरा चाल, चरित्र और चेहरा आम जनमानस पहचान चुकी, इसीलिए इनको सत्ता से बेदखल करके रखा गया, और आम जनमानस इनको आगामी 2027 के चुनाव में भी इनके इस चाल चरित्र चेहरे के आधार पर सत्ता से इन्हें बेदखल करेगी। ये केवल उकलाहट है आम जनमानस के बीच में, जो इनका जनमानस से चेहरा और चाल चरित्र चेहरा समझ लिया है, उसको एक कवर देने का केवल इनका प्रयास।
जी, मानस असल जी में ने जो कहा एक और एक अंकुर अंकुर जी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा अंकुर, असल में समस्या पता क्या है? ये समस्या इस वजह से ज्यादा है कि दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने प्रवक्ताओं को बाकायदा हर मुद्दे पर एक ब्रीफिंग देती है, एक ब्रीफ देती है कि आपको किसी मुद्दे पे डिबेट पे जा रहे हैं तो आपको ये लाइन पकड़नी, हमारी पार्टी की लाइन ये है। दरअसल बाकी तमाम सियासी दलों में इस तरीके की ट्रेनिंग, इस तरीके की ब्रीफिंग होती नहीं है। इसीलिए क्योंकि वो चले गए, ये राणा सांगा वाले मुद्दे पे, रामजी लाल सुमन वाले मुद्दे पर अचानक से अगर समाजवादी पार्टी ने अपना ट्रैक बदला, जो पहले शुरुआत में 2 दिन तक बैकफुट पे थी, दरअसल वो एग्रेसिव हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि रामजी लाल सुमन जिस बिरादरी से आते हैं, दरअसल उसी वोट बैंक की तो चाहत है। तो वो ठीक से उनको ब्रीफ नहीं किया गया होगा पार्टी की तरफ से, इसलिए वो इस तरीके से वो घूम करके उधर आ गए, वरना वो शायद इस जी, मुद्दे पे ना आते। और यही सबसे बड़ी जी, वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ काम करती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जी, शायद बीजेपी के प्रवक्ता है नहीं वहां पर, वरना जी, उनको अगर डिस्टेंस भी डिबेट पे जाना है, छोटी डिबेट में भी जाना है, तो बाकायदा जी, उनको पार्टी से ब्रीफ किया जाता है कि आपको क्या लाइन पकड़ के चलना है, आपको उसी के इर्द बिल्कुल, गिर्द रहना है। बिल्कुल, बस इतना ही बिल्कुल, मैं कहना चाहता था। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और जबरदस्त कंट्रोलिंग सिस्टम जो है बीजेपी का, वो सिर्फ पार्टी प्रवक्ताओं तक नहीं है, जिस तरह की इस वक्त की बीजेपी, आज के दौर की बीजेपी है। मानस जी ने एकदम सही कहा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, मानस जी ने एक बात और कही थी कि मूर्ति की राजनीति सबसे ज्यादा मायावती ने की, और मायावती का जो हाल हुआ। एक बात और कही मानस जी ने कि कांग्रेस पार्टी ने जब सबको साथ लेने का प्रयास किया, सॉफ्ट लाइन का जो आधार बनाया, उससे कहां पहुंच गई। तो ऐसे में डॉक्टर सुधा मिश्रा, आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने, और आपने एक बात और जो मानस जी ने अभी कही कि दरअसल ब्रीफिंग होती है तो पता होता है कि हमें कौन सी लाइन पर क्या बोलना है, हमारी पार्टी का इस पर थॉट प्रोसेस क्या है। तो आप दोनों ने, यानी कि इंडिया गठबंधन ने, इस विषय पर कोई बातचीत भी की है कि मोदी की राजनीति हमें आगे आने वाले समय पर किस तरह से कितनी आगे लेकर जानी है और उससे क्या हासिल करना है? डॉक्टर सुधा मिश्रा भी आज काफी तकनीकी परेशानी से सामना कर रही है। नावेश टिको जी, आपके पास आ रही हूं मैं। नावेश जी, इस वक्त की जो, अभी चुनाव में बहुत समय है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है। सवाल ये है कि इस वक्त जिन प्रयासों में अखिलेश यादव जुटे हुए हैं, क्योंकि वो नौजवान है और क्योंकि उनके पास इस वक्त वो विपक्ष में है, खोने को कुछ नहीं है, जो कुछ होना है वो उनके पास प्लस में आना है। कितनी भी हार्ड लाइनर बीजेपी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस मुद्दे का सबसे ज्यादा, यानी कि राम मंदिर का सबसे ज्यादा जो मुद्दा था, जो जनता की संवेदनाओं से और भावनाओं से जुड़ा हुआ था, वहां पर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने झंडा गाड़ा है। तो ये जो प्रयास हैं, एक एक कील ठोकने का जो कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश की सियासत को पिछले कुछ दशकों की जब आप देखते हैं और आज की सियासत को देखते हैं, तो कितना प्रयास उनके जो हैं वो ग्राउंड पर रियलिटी, मतलब कुछ सफल होने के चांसेस बनते हैं? और देखिए, बहुत अच्छा विषय उठ गया आपके डिबेट में। मानस जी ने जो जिस चीज पर बोला, हार्ड लाइनर, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सफलता है वो अपने स्टैंड पे कायम है, पूरी तरीके से अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर वो मुखर है। हार्ड लाइनर एक पार्टी के तौर पर वो अपनी बातों को सख्ती से रखती है, और उसके वोटर्स, उसके फॉलोवर्स इस बात से खुश भी होते हैं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अपने विचार पर डटे रहना, और भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी रही 10 साल की कि वो एक हार्डलाइनर पार्टी के तौर पर अपने विचारों को मुखर करती रही, सख्ती से और डंके की चोट पर। और उसने बार बार कहा कि हमारा मुद्दा विकास का भी है और हिंदुत्व का भी है, खासतौर से सनातनी समाज को एकजुट करना है और जाति की राजनीति को खत्म करना है। और उसमें वो सफल हुई, तभी लगातार सफल भी हुई, तभी लगातार सरकारें भी बनती रही। लेकिन
एक चीज को भी समझना पड़ेगा कि सॉफ्ट लाइन क्या होती है और हार्ड लाइन क्या होती है। इसके बीच की एक राजनीति जो होती है, इसको कहते हैं बैलेंस राजनीति। हार्ड लाइन से आप सफल हो सकते हैं, लेकिन आप विफल भी हो जाते हैं। जैसे कोई हथियार हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वही हथियार हमारी हत्या कर दे, जैसा कि लोकसभा में हुआ। थोड़ा सा नुकसान तो हुआ ही, उत्तर प्रदेश में तो अच्छा खासा नुकसान हुआ। वो यही हार्ड लाइन की ही राजनीति थी जो 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में सफलता दिलाते रही। लेकिन लोकसभा जब आई, वो उत्तर प्रदेश जो सबसे मजबूत था भारतीय जनता पार्टी का किला था, उसमें उसकी सीटें कम हो गई, क्योंकि वो हार्ड लाइन की अति थी, जहां पर संविधान में परिवर्तन की बात कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कही, और वो भी हिंदुत्व से जुड़ा हुआ था। यानी हिंदू राष्ट्र आएगा, और अगर हिंदू राष्ट्र आएगा तो कहीं ना कहीं हमें संविधान को किनारे करना पड़ेगा। ये हार्ड लाइन ही थी जो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में उभरी और वो बैकफायर कर गई। तो हार्ड लाइन फायदा भी करती है और नुकसान भी करती है। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं, और उन्होंने जब पीडीए पर काम करना शुरू किया और बात कही कि हम दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ में हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, पीडीए हमारा फार्मूला है, इसी पर हम जीतेंगे, तो उनके जहन में यह भी आया कि किसी भी राजनीतिक दल को सफलता के लिए हमेशा अगेंस्ट वोट से ही जीत हासिल होती है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, दलित और पिछड़े नाराज रहते थे, लेकिन जब उनको रिझाया तो भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी भारत की हो गई। इसीलिए अखिलेश यादव को भी अब लग रहा है कि दलितों, पिछड़ों के अलावा हमें बिल्कुल भी क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज और कायस्थ समाज को नाराज नहीं करना है, क्योंकि जीत दिलाने वाले अगेंस्ट ही होते हैं, जो आपके समर्थन में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से आ जाते हैं और आपके नंबर बढ़ा के आपको सत्ता तक ला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर्व समाज को साथ लेने की जो कोशिश अखिलेश यादव इस वक्त कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने किसी वक्त ये कोशिश की तो उसका जो नुकसान सॉफ्ट लाइनर के रूप में जो हुआ, जिसका मानस जी ने जिक्र किया था, डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपको लगता है कि कहीं इतिहास खुद को दोहराने की गलती तो नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव यहाँ पर? नहीं मीना जी, देखिए मैं हर बार कहती हूँ कि राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव में जाना होता है, अपनी पार्टी को आगे करना होता है, तो बहुत सी चीजों पे अपना काम करती हैं, और ये उनका अपना हो सकता है कि अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए वो कर रहे होंगे, और कोई पार्टी किसी से कंपेयर नहीं कर सकती कि इसने किया था, इसने किया तो इसका ये नुकसान, क्योंकि हर पार्टी के जो वोटर हैं, जो लोग हैं, जो उनकी जतारा है, वो सब अलग है। तो मैं कभी भी नहीं मान सकती कि भाजपा जिस तरह हिंदुत्व की बात करती है और हिंदुत्व के नाम पे जिस तरह भारत में जो आज की स्थिति हो गई है मीना जी, कि कोई कहीं भी किसी को हिंदुत्व के बहाने, हिंदुत्व के नाम पे कुछ भी कह सकता है, कर सकता है। आपने बलिया से लेके एमपी तक जो भाजपाइयों की बहुत उत्कृष्टतम काम देखे होंगे, उससे तो स्पष्ट हो गया है कि जनता की मांग को ये लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता अब समझदार हो गई है, वो समझ गई है कि इनका जो कोर हिंदुत्व का जो मसला है वो सिर्फ अपने लिए है। 24/7 चुनाव में रहने का मतलब ये नहीं होता है कि जनता की जो मांगे हैं, जो जनता की जरूरतें हैं, उनसे दूर होके मात्र चुनाव जीतने की बात की जाए। तो ये बहुत तारीफ करते हैं कि भाजपा अपने उस पे रहती है, जीतती है। भाजपा का जीतना ही इस देश को बनाना नहीं है ना। हमें कभी ना कभी बोलना पड़ेगा कि ये हिंदुत्व के नाम पे जो राजनीति की जा रही है, ये देश हित में नहीं है, जनता को जागृत करना पड़ेगा। हम कहाँ खराब थे, कहाँ अच्छे थे, जब तक इसका कंपैरिजन करके जनता को नहीं बता पाएंगे तो राजनीतिक दल होने कोई फायदा नहीं। और हम पूरी कोशिश में हैं। जिस तरह राहुल गांधी जी के स्वर को बंद करने का लगातार प्रयास हो रहा है, बंद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह सरकारें ट्रंप को तो चुप नहीं करा पा रही हैं, बाकी देशों को चुप नहीं करा पा रहे, जिनको जवाब देना है उनसे कुछ नहीं हो रहा। युद्ध हुआ नहीं, सीज फायर हो गया, वो भी अमेरिका करवा रहा है, मध्यस्थता वो कर रहा है, वो लगातार बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि नहीं उसने नहीं किया। तो आप देख रहे हैं भाजपा को, आप चाहे जितना भी कह दीजिए, नवेद भाई कहें या मानस जी कहें या मैं कहूँ, मैं भी कहती हूँ कि हाँ वो चुनाव में रहते हैं, जीतते हैं, लेकिन इसका मसला ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जीत रहे हैं वो बहुत सही काम करके जीत रहे हैं। जनता को, लोगों को बताना पड़ेगा, हार के भी जताना पड़ेगा कि ये इस देश के हित में नहीं है। जहां पे हम खड़े हैं
मीना जी, कोई भी वैदेशिक शक्तियां इतनी यात्राओं के बाद कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था। पाकिस्तान से जब हम उससे बदला लेने के लिए सिंदूर ऑपरेशन कर रहे थे, कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा था इतनी यात्राओं के बाद। क्या ये प्रश्न नहीं है? क्या ये भाजपाइयों से प्रश्न नहीं है कि हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेके एक नेता पे एफआईआर करने की बात कर रहा है, एक मंत्री पे? क्या ये देश में जानने समझने की नहीं है कि इस देश में क्या हो रहा है? तो आपके तो मुताबिक भाजपाइयों की चाहे जो भी नीतियां हो, सभी समाज के सभी वर्गों के बीच जाकर अब इंडिया गठबंधन ये बताने का प्रयास कर रहा है कि आप लोगों की चूक कहाँ हुई जिसे आप करेक्ट करना चाहते हैं, और बीजेपी कहाँ गलतियां कर रही है जिसे जनता को समझना है। मानस जी, एक पार्टी का पक्ष है, विपक्ष का पक्ष है, विपक्ष के नेता का पक्ष है, और दूसरा आम आवाम और आम आदमी का पक्ष है। आम आदमी इन नेताजी की यानी अखिलेश यादव की इन मीटिंग्स, इन बैठकों पर किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? देखिए मीना जी, क्या है कि ये अपने पॉलिटिकल सिस्टम का कहिए या इस देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य कहिए कि जो असल मुद्दे हैं दरअसल वो बहुत देर तक टिक नहीं पाते हैं। अगर मुद्दों की बात करते, अगर विकास की बात करते, तो अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में इतने काम किए कि शायद गिनाते गिनाते उंगलियां थक जाएंगी। बहुत काम किए। 2014 के बाद जब उनको ये लगा, और नेताजी बराबर उस वक्त की तमाम मीटिंगों में मुझे याद है, नेताजी बराबर कहते थे, और खुद नावेद भाई भी इस बात को जानते थे कि ये भी लखनऊ के ही पत्रकार हैं, रहते हैं तमाम जगहों पे। वो कहा करते थे कि ऐसा ना हो कि अखिलेश के जो मंत्री काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम ही खाली पहुंच जाए लोकसभा और बाकी सब यहीं रह जाए। उनका कहने बता था कि ऐसा ना हो कि हम ही 5 परिवार के लोग ही पहुंचे वहां तक, बाकी सब यहीं बैठे रह जाएं। और हकीकत में यही हुआ। इसलिए लोग कहते थे कि मुलायम सिंह यादव बड़े दूरदर्शी नेता हुआ करते थे। इस इस एक झटके के बाद अखिलेश यादव ने अपने बचे हुए कार्यकाल में बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। आज लखनऊ में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, चाहे आप सुल्तानपुर रोड का डेवलपमेंट देखिए, चाहे आप यहाँ पर अमूल डेयरी देखेंगे, एचसीएल देखेंगे, तमाम बड़े जो रियल एस्टेट के जो यहाँ प्रोजेक्ट्स चले, मेदांता हॉस्पिटल देखेंगे, बहुत सारे अनगिनत 1090 उनकी देन है, डायल 100 उनकी देन है, जो आज सिग्नेचर बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बनी हुई है, वो उनकी देन है। विधानसभा के सामने नया लोक भवन बना, इतना खूबसूरत, इतना शानदार, बड़ा व्यवस्थित तरीके से, वो उनकी देन है। मतलब बहुत सारे काम है। मेट्रो तो खैर उनका एक बड़ा योगदान है। बावजूद इसके पब्लिक ने वोट क्यों नहीं दिया, ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं। भाई मायावती तो नाराजगी समझ में आई कि मायावती ने 5 साल तक सिर्फ मूर्तियों पे काम किया। एक आगरा एक्सप्रेस वे जरूर उनकी उपलब्धियों में गिना जाएगा कि उत्तर प्रदेश को पहला एक्सप्रेस वे देने वाली मायावती थी। इसके अलावा बाकी उनकी चर्चा जब भी तो नकारात्मक बातों पर हुई, और उनका दलित वोट बैंक उनसे नाराज होकर के कहीं और चला गया, दूसरी जगहों पर तलाशने लगा। क्योंकि मायावती ने कभी भी आम लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया, अपने वोटर से कभी उन्होंने उस तरीके का रिश्ता नहीं रखा। तो उनकी तो हार की वजह समझ में आती, लेकिन अखिलेश यादव क्यों हार गए? क्योंकि उस वक्त देश में कुछ ऐसे सियासी समीकरण बनने लगे थे कि ये कहा जाने लगा कि इस देश में जो हिंदू है वो दूसरे दर्जे का नागरिक है। इस देश के संसाधनों पर पहला मुस्लिमों का है, और इस बात को वो कहीं किसी और परिप्रेक्ष्य में गई थी, कहीं किसी और वजह से गई थी, लेकिन उस बात को भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत तरीके से उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद एक कट्टर हिंदुत्व के नाम पे, जिसका मैंने जिक्र किया, हार्ड लाइनर, उसके नाम पर प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा प्रोजेक्ट किया, और बैकग्राउंड पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत बेहतरीन रणनीति के साथ उसने अलग अलग हिंदू जातियों को जोड़ने का काम किया, जिसमें सबसे अहम था दलितों को जोड़ना। मैं आज भी कानपुर की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस मीटिंग को मैं नहीं भूल सकता, जिसको खुद मैंने 3 दिन तक कवर किया। हम लोग बाहर खड़े रहते थे, बाद में जब भीतर ब्रीफिंग में जाते थे तो बड़ी हैरत होती थी। ये प्रोग्राम वहां पे तय होते थे कि इतनी बस्तियों में हमें दलितों के साथ भोजन करना है, इतनी बस्तियों में भारतीय जनता पार्टी के फलाने फलाने नेता रात्रि विश्राम करेंगे। रात में उनकी एक भावनात्मक, क्योंकि वो जो एक गैप था, मायावती दलितों की बहुत बड़ी नेता, लेकिन दलितों से उतनी ही, और भारतीय जनता पार्टी जिसे कहा जाता था कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, वो उनके साथ भोजन कर रही है, उनके घर में विश्राम कर रही। तो एक अपनत्व का एक रिश्ता कायम किया, और उसी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कट्टर हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने तमाम जातियों को एक साथ समाहित किया। और उसके बाद विपक्ष पर जब अटैक किया तो आपने देखा कि 2014 से लेकर के और 2024 तक, यानी 3 बार के लोकसभा चुनाव और 2 बार के विधानसभा चुनाव,
अपराजय जैसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पर उसके पास अपनी एक रणनीति है। इंडिया जी। गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 2024 के लोकसभा चुनाव में। अगर समीकरण ठीक बैठा, अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर इंडिया गठबंधन आपसी खींचतान की भेंट नहीं चढ़ा उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे पब्लिक परेशान है। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, कुछ सवाल ऐसे हैं जो अब लोगों को समझ में आने लगे हैं। लेकिन उन जी। सवालों को कितनी मजबूती से आप उठा पाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत दूसरा बड़ा सवाल है कि जो खामियां हैं उनको आप कैसे मजबूती से आप जनता के सामने लेके जा पाएंगे। यही विपक्ष की रणनीति है और इसी में ही विपक्ष फेल होता है। और भारतीय जनता पार्टी 100 रुपया पेट्रोल बिकवाने के बाद भी कहती है कि अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। 1400 का 1200 का सिलेंडर होने के बाद भी वो छाती ठोक के कहते हैं कि हमने इतनी योजनाओं पे काम किया, आपको ये दिया, आपको वो दिया। लेकिन तमाम खामियों के बाद भी विपक्ष उसको उठा नहीं पाता सही तरीके से। जनता के बीच में उसका जो जनता से जो जुड़ाव होना चाहिए, जो अपनी बात को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होना चाहिए, जो रणनीति होनी चाहिए, दरअसल उसका अभाव है। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को खुला मैदान उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत ही उत्तर प्रदेश की सियासत के जो गहरे पन्ने हैं, वो अब जैसे-जैसे चुनाव की तारीख आएगी, अभी तो चुनाव बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले ही पन्ने खुलने शुरू हो गए हैं। खोलने दोनों तरफ से जारी हैं, लेकिन बात ये है कि जिस जातिवाद के वट वृक्ष पर खड़े होकर इस देश के क्षेत्रीय दलों ने अपनी-अपनी जगह बनाई थी इस देश की राजनीति में, बीजेपी ने उससे पूरी तरह से एक अलग सोच के साथ, एक सुनियोजित रणनीति के साथ, जिसको मानव जी ने हार्डलाइनर का नाम दिया, जिसे और अलग-अलग लोग जो आलोचक हैं वो कहीं और नाम देते हैं, समालोचक किसी और तरह से देखते हैं। लेकिन ध्रुवीकरण वोटों का जिस रूप में इस देश की सियासत में बीजेपी ने किया, उसको मात देने में, उसको शिकस्त देने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन मिलकर उत्तर प्रदेश में तोड़ने की, उस गढ़ को ढहाने की कोशिशों में लग गए हैं। लेकिन ये कोशिशें कितनी कारगर होंगी, ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। अभी तो देखते रहिए खेल। सवाल ये है कि एक बार फिर से मूर्तियों की सियासत उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।